हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है। अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टॉर्म मीडिया पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, जितने भी यूजी थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, बीए वाले, जिनका भी एमडीसी पेपर में हिंदी है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इस वीडियो में हम लोग आपके बीआरए बीयू में जो हिंदी एमडीसी का परीक्षा होना है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं आपके पूरे सिलेबस से। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। यहाँ माइनर लिखा है, घबराना नहीं है। माइनर और एमडीसी का सिलेबस सेम है। तो इस बार ये भी आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा कि एमडीसी का शायद सिलेबस चेंज कर दिया है। तो देखिए, इसको लेकर कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब चेंज अगर करके आपको क्वेश्चन पूछा एमडीसी में, तो हिंदी में क्या सब टॉपिक आपको पढ़ लेना है कि अगर चेंज भी कर देगा तो वहाँ से आप इजीली लिख सको, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो मतलब कब सिलेबस चेंज कर देते हैं ये बच्चों को पता चलता नहीं है। तो मेरा काम है कि एमडीसी का जो सिलेबस मेरे पास में है किसी दूसरे यूनिवर्सिटी वाला, वो मैं आप लोग के लिए बता देता हूँ। मे भी उसी एमडीसी के सिलेबस को आपके बीआरए बीयू ने क्या कर लिया हो, अपना लिया हो, कॉपी कर लिया हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में सारा नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल से आपको सबसे पहले मिले। चलिए, हिंदी कविता छायावाद तक। सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सभी को तो जानकारी होगा ही, हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु 1885 में। इनका नाम आधुनिक हिंदी साहित्यकार का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी के रूप में अमर है। मैं टॉपिक सीधे बता रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हुए बढ़िया से आप पढ़िए। अब मैं एक एक चीज़ को अगर डिटेल में बताता हूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसीलिए शॉर्ट में बताते चलता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते चलता हूँ, उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें इस तरह से पॉइंट बना के लिखिए। जीवन का परिचय। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। फिर शिक्षा का पॉइंट बनाइए। पत्रकारिता, कवि, वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका नामक पत्रों का इन्होंने क्या किया, संपादन किया। मृत्यु मात्र 35 वर्ष की आयु में 1885 में हुआ था, और इसी 1850 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन भी हुआ है, कांग्रेस पार्टी का। काव्य की विशेषता के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, पोएटिक फीचर्स इस टॉपिक के अंदर में। भारत दुर्दशा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई में रखिए। जिनका भी एमडीसी पेपर में हिंदी है, अगर इस एमआईसी के सिलेबस से पूछा तो भारत दुर्दशा एक क्वेश्चन आ सकता है। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा, विद्या याद रखिएगा। कथासार यानी कि समरी, सारांश। मुख्य विषय वस्तु, इसके थीम के बारे में पढ़िए। फिर आपका सारा थीम में पॉइंट लिखना है। भाषा शैली और नाट्य का रचना। भाषा खड़ी बोली का अत्यंत सरल, भावनात्मक और ओजस्वी प्रयोग। शैली संवादात्मक, व्यंग्यपूर्ण और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत। रूपक शैली। जैसे जैसे पॉइंट बना के लिखा है ना, इसी तरह लिखोगे तो एग्जामिनर को इस तरह का आंसर बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, कथा कहानी की तरह नहीं कि जैसे लाइन बाय लाइन सीधे लिखते जा रहे हैं, नहीं। और प्रॉपरली स्पेस थोड़ा मेंटेन करना ताकि पढ़ने में सुविधा हो, शुद्ध शुद्ध रहे। नाटक की प्रासंगिकता, रेलिवेंस क्या है। निज भाषा उन्नति है एक आदर्श वाक्य, इसके बारे में भावार्थ और अर्थ व्याख्या। फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये सब इसी टॉपिक के अंदर में आपको हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। फिर आता है आपका यूनिट 2 में मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो सबसे बेसिक, मैथिली शरण जी का गुप्त 1886 में हुआ और मृत्यु 1964 में हुआ। हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में ये माने जाते हैं सबसे पहले। वैसे भारत में जो राष्ट्र कवि का दर्जा है वो किनको मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को, जिनका जन्म हुआ है बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में। इनको लेकिन प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, मानवता, धर्म और नारी सम्मान को जीवन मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी कविताओं में सरल खरी बोली, स्पष्ट अभिव्यक्ति और नीति प्रधान दृष्टिकोण प्रमुख है। यही है आपके मैथिली शरण गुप्त जी, जो कि आपको फोटो में राइट साइड में दिख रहे हैं। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा और जयद्रथ वध। तो यानी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि साकेत किनकी रचना है, तो आपको आंसर लिखना है कि मैथिली शरण गुप्त। फिर आइए इनके काव्य परिचय, यशोधरा काव्य के बारे में। तो यशोधरा जो है ना, ये मैथिली शरण गुप्त की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, जिसमें गौतम बुद्ध की जो पत्नी है ना,
जो बुद्ध थी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके मानवीय दृष्टिकोण और स्त्री मन का चित्रण किया गया है इसमें। उनकी पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटा का नाम क्या था? राहुला था। मुख्य विषय यशोधरा का त्याग, वियोग और आत्मबल। वो बहुत ही कम एज में घर छोड़ के बाहर निकल जाते, सन्यासी बन जाते हैं वो। काव्य रूप खंड काव्य, सखी वे मुझे कहकर जाते, भाव का क्या विश्लेषण होगा, आपको इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना है। इसका मुख्य भाग वियोग और पीड़ा का जो स्वर है, जैसे जैसे बता रहा हूँ आप पॉइंट वाइज जैसे ही एग्जाम में लिखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया मार्क मिलेगा। फिर प्रतीक व्याख्या है, फिर एक एक करके हम कविता की विशेषता को भी पढ़ेंगे। करुण रस की पराकाष्ठा, सरल भाषा, गहरी संवेदना। फिर है संतान भाव विश्लेषण। संतान कविता में क्या होता है? कवि ने माता पिता और संतान के कर्तव्य संबंध को दर्शाया है कि दोनों के बीच में क्या ड्यूटी रिलेशन है। यह कविता केवल एक पारिवारिक संवाद नहीं बल्कि मानव मूल्यों का घोष है। अगर अभी तक आपने ब्रेनस्टॉर्म ईडी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ब्रेनस्टॉर्म ईडी का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 4th सेमेस्टर में जो खुशबू प्रीमियम स्मार्ट नोट्स है जो कि सबसे टॉप लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, इस एप्लीकेशन से ही आपको मिलेगा। आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिए ब्रेनस्टॉर्म ईडी और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। या आपको दूसरा विकल्प मैं दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और एप्लीकेशन का लिंक भी वहाँ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से भी, जैसे सुविधा हो, आपका अपना इच्छा है। मुख्य भावभूमि पर बात करते, भावभूमि पर प्रतीकात्मक अर्थ, माता पिता का अर्थ होता है त्याग और सृजन का प्रतीक होते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं। संतान समाज की नई पीढ़ी होती है, घर नैतिक शिक्षा का केंद्र और सेवा कृतज्ञता और धर्म का स्वरूप। कविता का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण पढ़ेंगे। गुप्त जी का नारी दृष्टिकोण क्या था? मैथिली शरण गुप्त का। राष्ट्र कवि की दृष्टि क्या थी उनकी? कविता की प्रासंगिकता और फिर आएगा निष्कर्ष। इसमें की पॉइंट्स कुछ है, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं तीसरे यूनिट में, जयशंकर प्रसाद, आंसू, प्रारंभिक 8 छंद। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के 4 छायावादी स्तंभों में से एक थे। तो इनके बारे में पूरा बेसिक्स दिया हुआ है। मुख्य रचना में कामयानी, आंसू, लहर, झरना और करुणालय इनका रचना है। तो ये रचना याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आता है। काव्य परिचय, आंसू जयशंकर प्रसाद की अत्यंत प्रसिद्ध काव्य कृति है। यह काव्य मानव जीवन की वेदना, अनुभव और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह रचना आंसू को केवल दुख नहीं, अनुभव और करुणा का भी प्रतीक मानती है। प्रत्येक आंसू जीवन की यात्रा में संवेदना, प्रेम और अनुभव का दूत बनकर आता है। आंसू नहीं है दुख के दान, वे जीवन के मधुर गान है, ये कहते हैं। फिर आता है कविता का स्वरूप और इसका पृष्ठभूमि। इसको आत्मकाव्य के रूप में रचा आंसू को प्रसाद जी ने। तो ये केवल भावनात्मक नहीं है बल्कि ये दार्शनिक भी है। तो इस तरह से आप बुलेट पॉइंट बना के इस तरह से छोटा छोटा पॉइंट लिख दीजिए। फिर आंसू का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो प्रसाद जी के लिए आंसू दुख का दान नहीं बल्कि अनुभव की अमृत बूंद होता है। वे कहते हैं कि आंसू ही मानव को विनम्र, संवेदनशील और करुणामय, दयावान बनाते। आंसू की एक बूंद में सागर का पूरा विस्तार छुपा हुआ है। सो यह बूंद जीवन की पूरी कहानी कह जाती है। यह करुणा से उपजती है और मानव को मानव बनाती है, ह्यूमन को ह्यूमन बनाती है। जीवन और दुख का संबंध दूसरे पॉइंट में, प्रेम और करुणा का समन्वय, मानवीय संवेदना और विश्व प्रेम इसमें लिखिएगा। ईश्वर और आत्मा का संवाद लिखिएगा। फिर भाषा और शैली के बारे में लिखना है। देन आपको पॉइंट बना के लिखना है काव्य विशेषता के बारे में, इस वाले पॉइंट में जयशंकर प्रसाद वाले में याद रहेगा। फिर फिलॉसफिकल विजन, इस तरह से ये सारा टॉपिक आपके इस यूनिट से इंपॉर्टेंट होता है। चौथे यूनिट में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में दिया है। इनका नाम आपने पहले सुना होगा। छायावाद के 4 स्तंभों में से ये एक प्रमुख कवि थे जिनका जन्म 1896 और मृत्यु 1961 में हुआ था। परंतु उनका स्वर सबसे अलग था, विद्रोही, मानवीय और यथार्थवादी। उन्होंने समाज में फैली असमानता, इनइक्वालिटी, शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन, दारिद्र्य और स्त्री पीड़ा को कविता का विषय बनाया। इनकी मुख्य रचना में परिमल, अनामिका, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, विधवा, ये सब इनका क्या है? प्रमुख रचना है, मुख्य रचना है। काव्य दर्शन में निराला के अनुसार कविता का उद्देश्य केवल रस का सृजन नहीं होता है, ये इनका फिलॉसफी है, बल्कि मनुष्य के भीतर मनुष्य को जगाना है। उनकी कविताओं में आपको समाज सुधार के बारे में बात चलेगा कि समाज में किस तरह से सुधार होगा।
वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के बारे में इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लास स्ट्रगल। इसके बारे में बात होता है। नारी सम्मान और आत्मगौरव का स्वर मिलता है। कविता मनुष्य के जीवन सत्य को व्यक्त करने का एक चैनल है, माध्यम है। कविता 1 भिक्षुक के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर कथ्य भाव विश्लेषण इस टॉपिक में, प्रतीकात्मक अर्थ, ये सब टॉपिक्स है इस यूनिट के अंदर में। ये जैसे जैसे नोट्स में लिखा हुआ है आपको इसी तरीके से लिखना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखोगे तो 60 मार्क मिनिमम मिलेगा 70 में आपको। बाकी अपने हिसाब से करिएगा तो फिर मार्क भी आपको अपने हिसाब से मिलेगा। तो जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करिए। चलिए, ये यूनिट हो गया। फिर 5वें यूनिट में सर हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। इनका जन्म 1900 में हुआ था, मृत्यु 1977। छायावाद के सबसे कोमल, सौंदर्य सचेत और संगीत प्रिय कवि थे। उनकी कविता में प्रकृति का सजीव चित्रण, तो ऐसे पॉइंट बना देना इस तरह से, प्रकृति का ऐसे लिख दीजिएगा, प्रकृति का सजीव चित्रण, ऐसे ऐसे करके। ज़्यादा कथा कहानी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट बात करिए। मानवता का दर्शन, प्रेम की पवित्रता और आध्यात्मिक सौंदर्य की अनुभूति झलकती है। मुख्य रचना में पल्लव, ग्राम्या, युगांत, गीताहार, गुंजन और लोकायतन। काव्य दर्शन, फिलॉसफी क्या है पंत का। फिर आता है कविता प्रथम रश्मि, भाव विश्लेषण, प्रतीकात्मक अर्थ, प्रथम रश्मि का मतलब नूतन चेतना, आत्मिक ज्ञान। फिर भाषा और शैली आएगा। फिर कविता है मौन निमंत्रण के बारे में। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बस उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, इसके एक्स्ट्रा। फिर पढ़िए यूनिट 6 में महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के सबसे संवेदनशील कवयित्री थी। इनकी रचना में आत्मिक प्रेम, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। फिर कविता जो तुम आ जाते एक बार, कितना अच्छा होता। यह पंक्ति हिंदी कविता की सबसे करुण पुकारों में से एक मानी जाती है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, महादेवी वर्मा के बारे में। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये जो फोटो में आपको दिख रही है सुभद्रा कुमारी चौहान वाला इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी कविता, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की ही सबसे प्रसिद्ध कविता है। ये पूछता है झांसी की रानी किनकी कविता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। यह कविता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई के वीरत्व को समर्पित है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। यह केवल इतिहास नहीं, आत्मगौरव का क्या है, गीत है। झांसी की रानी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा हो चुका है। एमडीसी पेपर में देखिए, एमआईसी में आपका यही था और इसी को एमडीसी भी मान के हम पढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का कहना है कि अलग अलग जगह वीडियो में बताया जा रहा है कि एमडीसी का साथ सिलेबस हिंदी का चेंज हो गया। तो ये एलएनएमयू हिंदी का सिलेबस है जो एमआईसी से अलग है। मेजर, माइनर, एमडीसी तीनों अलग है। तो मैं दिखा देता हूँ, एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो और इस वीडियो में भी आप एक बार फिर से इसको पढ़ सकते हो। बाल कृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाना चाहते हो, अगर आपको शंका है कि सिलेबस में अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मुंशी प्रेमचंद, इनके बारे में पढ़िए। पूरा इसमें स्टोरी टाइप लिखा हुआ इस नोट्स में। अभी तो ज़्यादा समय नहीं है कि एक एक वर्ड करके मैं पढ़ूंगा आपके सामने, तो इसको आप देख लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गोदान के बारे में लिखिएगा, जैसे आपको देख रहे पूरा इस नोट्स में। ये जो नोट्स है ये खुशबू प्रीमियम स्मार्ट नोट्स है, इसमें आपको लिखा हुआ है। 4th सेमेस्टर में पहले से नोट्स लेके पढ़ाई करिएगा और इसके लिए ब्रेनस्टॉर्म मीडी का ऐप डाउनलोड कर लेना है ताकि 4th सेमेस्टर का सबसे टॉप लेवल का नोट्स आपको सबसे पहले मिले। रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल। फिर आता है अगला नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में। इनको प्रमुख आलोचक और विचारक माना जाता है हिंदी साहित्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारे सामने आता है यूनिट 2 में गुलाब राय जी के बारे में। ये जो एमडीसी पेपर है ये एलएनएमयू का सिलेबस है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बीआरएबीयू ने क्लियर करके नहीं रखा है कि यही एमडीसी में आएगा, लेकिन मेरे को लगता है अगर आया तो इस एमडीसी पेपर से आपका आ सकता है। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में पढ़िए इस एमडीसी में। महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवियत्री, चिंतक और निबंधकार थी, तो ये महादेवी वर्मा हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसमें कुटोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। फिर केस स्टडी लिखिए। यूनिट 3 में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के बारे में। फिर आता है आगे बढ़ते हैं इसमें अज्ञेय के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या है हमारा अज्ञेय के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पढ़ना है इसमें विद्या निवास मिश्र के बारे में। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है,
विद्या निवास मिश्र हिंदी साहित्य के उन विशिष्ट निबंधकारों में से जिनकी रचनाओं में से भारतीय संस्कृति, लोक जीवन, परंपरा और आधुनिकता के बीच गहरे संबंध का अत्यंत संवेदनशील और मार्मिक चित्रण मिलता है। तो ये विद्या निवास मिश्र के बारे में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें। फिर आता है कुबेरनाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक था एमडीसी का। तो इस तरह से आप पूरा माइनर और एमडीसी मिला के पढ़ के जाइए, जिनका भी हिंदी एमडीसी का परीक्षा होने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी बच्चों को भी चैनल के बारे में बताना है। ब्रेनस्टॉर्म मीडिया का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से नोट्स, मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस, क्विज़, इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज, वहाँ से सारा कुछ आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।